हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी 365। आज का हमारा वीडियो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा का एक पार्ट है। इसमें हम इसके सेकंड चैप्टर मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इवेंट्स हुए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसका पर्पज़ हम जान लेते हैं। इस वीडियो का पर्पज़ ये रहेगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा वापस क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसको उसके सेकंड चैप्टर को टच ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसमें सारे पॉइंट्स जो कि उसमें चैप्टर में कवर किए गए हैं उनको कवर किया है, एज वेल एज कुछ पॉइंट्स मैंने जो कि ज़रूरी मुझे लगे कि अपनी तरफ से ऐड करने को, तो वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। सोर्स जो है वो एनसीईआरटी ही है और ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर को दोबारा से जाकर नहीं देखना पड़ेगा। ओके, सो थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो इस चैप्टर का है वो ये है कि जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्राईपार्टाइट यानी कि ट्राई फोर्सेस थी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम जो कि एक मुगल रूलर थे, उनकी फोर्सेस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हराया तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल और बिहार के दीवानी राइट्स आ गए अंडर द ट्रीटी दे साइंड विद दीज थ्री फोर्सेस। तो जब बंगाल और बिहार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आए, उसके बाद यहाँ के लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि इनको एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाए। उनको एडमिनिस्टर करने के लिए हमको एक ऐसी लॉ बुक चाहिए थी जिससे हम यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो समझ सके। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मनुस्मृति जो यहाँ की लॉ बुक कही जाती थी, जिसके हिसाब से हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग लोगों को जज किया जाता था, उसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया। तो ऐसे करके इवेंट्स जो है वो होते चले गए और जहाँ पे इनको ज़रूरी लगा कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो फर्दर जो है वो सोसाइटीज़ बनती रहीं, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। सबसे पहला है 1765 में बंगाल और बिहार जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए तो उनने जो यहाँ के लोग थे उनको अंडर हिंदू लॉ जो है वो जो इनहेरिटेंस था, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, उसके अंडर इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। तो 1776 में सबसे पहले मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया इन इंग्लिश और इसको नाम दिया गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ये देखिए, ये फैक्चुअल डिटेल है, आपको याद रखनी पड़ेगी, कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ए कोड ऑफ जेंटू लॉज जो है वो किस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो आप बता सकते हैं कि एक मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। Initial efforts to understand the ancient laws continued largely until the 18th century. This culminated in the establishment of Asiatic Society of Bengal. In 1784, Asiatic Society of Bengal बनती है कलकत्ता में by विलियम जोन्स। ठीक है, 1785 में भगवद गीता ट्रांसलेट करी जाती है by विल्किंस। ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी फैक्चुअल डिटेल आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं करनी है, बस एक क्रोनोलॉजी हम समझेंगे कि कैसे कैसे इवेंट्स होते रहे, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब समझेंगे तो हमको इनका रीज़न भी समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे ये क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 1789 में अभिजना शकुंतलम जो कि आप जानते हैं कालिदास द्वारा लिखी गई है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया अगेन बाय विलियम जोन्स। 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी को सेटअप किया गया। 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सेटअप करी गई, कहाँ पर? लंदन में। ओके, इन 1857, लेकिन यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक जो भी इनके जो एफर्ट्स रहे इंडियन सोसाइटी को समझने में, लेकिन उसमें ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ लॉज इन्होंने, जैसे कि आपने बैन ऑन सती प्रथा वगैरह देखा होगा, इस पर इन्होंने 1829 में शायद से जो था हुआ था, तो वो जब भी हुआ तो वो भी एक इनको लगा कि एक रीज़न था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स का इंडियन जो लॉज थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कल्चर्स पहले से चले आ रहे थे, तो वो भी एक रीज़न था, वन ऑफ द रीज़न था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इससे इनको रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जिस सोसाइटी को हम एडमिनिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अभी हम समझ नहीं पाए। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अभी तक हमको इनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है नहीं, तो हमको इनके बारे में एक डीप नॉलेज जो है वो चाहिए। ठीक है, यहाँ के मैनर्स और सोशल सिस्टम का। अब 1879 से लेकर 1910 तक सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट लिखी गई बाय मैक्स मिलर। इनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये 50 वॉल्यूम्स में जो है वो पब्लिश की गई। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो लिखी गई बाय विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। अब
वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं, जितने भी अभी तक ट्रांसलेशन किए गए या बुक्स लिखी गई वो किनके द्वारा लिखी गई थी? जितने भी कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा लिखी गई, ब्रिटिशर्स जितने भी हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा लिखी गई। तो उनकी अप्रोच क्या रही होगी आपके हिसाब से? उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? जब वो यहाँ पर रूल करने आए थे, ऑब्वियसली वो अपनी कमियां तो नहीं दिखाएंगे। उनका एम था कि वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाएँ, एक ऐसा माइंडसेट लोगों का क्रिएट कर पाएँ जिसमें कि उनको ये लगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सुपीरियर हैं देन द पीपल ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादातर उनकी जो अप्रोच रही वो नेगेटिव रही अबाउट द इंडियन सोसाइटी। उन्होंने ज़्यादातर चीज़ों में ये प्रूव करने की कोशिश करी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हर चीज़ जो थी वो नेगेटिव ही थी, कुछ पॉजिटिव्स भी थे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। दो डिटेल में इसका पॉइंट वाइज एनालिसिस देखते हैं कि क्या अप्रोच रही कॉलोनियलिस्ट जो हिस्टोरियन थे और क्या जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उनकी क्या क्या अप्रोच रही, वो देख लेते हैं। तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि क्या जो हिस्ट्री हमारी जो है आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से डेवलप करी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनिस्ट व्यू जो है अप्रोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री और उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज colonialist view was characterized by Eurocentric perspective, which emphasized the superiority of the European culture and civilization. तो इसमें क्या था कि उन्होंने जो भी उनका जो पर्सपेक्टिव था वो कैसा था? यूरोसेंट्रिक था, यानी कि यूरोप को जो है वो उन्होंने सुपीरियर दिखाया, यूरोपियन कल्चर को सुपीरियर दिखाया, वहाँ की सिविलाइजेशन को ही सुपीरियर उन्होंने माना। सेकेंड इज द ब्रिटिश सॉ इंडिया एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को कैसा समझते थे? बहुत ही बैकवर्ड और प्रिमिटिव सोसाइटी। यहाँ पे कई सारे उन्होंने लॉज ऐसे देखे जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया और सती प्रथा हो गया, ये उन्होंने कहा कि बहुत ही प्रिमिटिव जो है वो लॉज है, ये उनका मानना था हमारी सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, जो कि मैक्स मिलर ने लिखी थी, मैंने कहा था इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हिस्टोरियन है। इंडियंस लैक्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फैक्टर ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी। इनके मैक्स मिलर के हिसाब से इंडियंस को जो है वो अपनी हिस्ट्री लिखना नहीं आता था। ये हम लोग जो भी हिस्ट्री पहले लिखते थे उसमें टाइम और क्रोनोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि मिसकंसेप्शन था, उसमें किसी तरह का कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं था। इंडियंस को अपना जो हिस्ट्री थी वो सही से रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा था। ओके, ये इनका पर्सपेक्टिव था, ये बात ध्यान में रखिएगा। Next point is, they added that Indians were accustomed to despotic rule, natives were engrossed in the problems of spiritualism and the next world, and least bothered about the problems of this world. तो इनका क्या मानना था कि यहाँ के लोग जो है वो एक तरह से डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, यानी कि ऐसे रूल के आदी हैं जिसमें कोई भी मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पे रूलर्स हैं वो सब निरंकुश रहे, उन्होंने किसी ने भी कोई भी प्रॉपर लॉ जो है वो के अकॉर्डिंग रूल नहीं किया। और यहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादातर स्पिरिचुअलिज्म का ध्यान रहता है, या जो हम लोग देखे होगा, हम लोगों ने लोक परलोक की बात करते हैं, इस जो वर्ल्ड की जो बातें हैं उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। इसके हिसाब से ये कॉलोनियलिस्ट व्यू था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कास्ट सिस्टम जो है यहाँ का, इट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट विशियस फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इंडियंस नाइदर एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ नेशनहुड नॉर एनी काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ के कास्ट सिस्टम को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया कि ये बहुत ही विशियस फॉर्म है किसका, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। और इंडियंस में ना ही किसी टाइप का नेशनहुड की फीलिंग थी और ना ही उन्होंने कभी सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस किया। मतलब कि यहाँ पर नेशन जैसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे स्टेट्स थे जिनमें कि अपना उनको लगता था कि ये हमारा स्टेट है, ये अलग है, और पास का जो स्टेट है वो अलग है। कोई इंडिया की जैसी कोई फीलिंग नहीं थी। ओके, और सेल्फ गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, हम खुद से खुद को रूल करें, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा मेरा मानना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ब्रिटिश जितने भी यूरोपियन राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे सॉरी, उनका मानना था। ओके, और इसमें कुछ चीज़ें जो है वो फैक्चुअल भी हैं, आप साथ ही साथ तैयार करते चलिएगा। जैसे कि सपोज़ ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है? विंसेंट आर्थर ने presented India as a land of despotism which did not experience political unity until the establishment of British rule। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिशर्स का ये एम था कि वो ये प्रूव कर पाएँ कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ही चीज़ें सुधरी हैं, इससे पहले इंडिया में कुछ भी सही नहीं था। तो इन्होंने जो ये बुक लिखी इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को आदत थी एक ऐसे राज्य की जो कि बहुत ज़्यादा निरंकुश हो,
और यहाँ पे ना ही किसी तरह की पॉलिटिकल यूनिटी थी जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करने नहीं आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन हिस्ट्री सर्व टू डेनिग्रेट इंडियन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स एंड जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल। यानी कि वो इंडियंस थे, उनका जो नेचर था या उनका जो क्या कहते हैं जो छवि थी उनकी, वो ख़राब करना उनका एकमात्र जो है वो एम था, और किसी भी तरह से वो जस्टिफाई करना चाहते थे कॉलोनियल रूल को। ओके, हाउएवर अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स की। ये तो जितने भी नेगेटिव हैं उसकी बात हम लोगों ने कर ली, कुछ पॉजिटिव्स भी ब्रिटिशर्स जो यूरोपियन हिस्टोरियंस रहे उनका कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा, वो भी देख लेते हैं। वो क्या रहा? However, they made some significant contribution to the collection, preservation of historical data। यानी कि वो जितना भी हिस्टोरिकल डेटा आज के टाइम पर हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है किसका? यूरोपियन हिस्टोरियंस का। इन्होंने कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। लाइक इंस्क्रिप्शंस हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, और इन सब का आज भी देखते हैं कि म्यूजियम्स में ये प्रिजर्व रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन हिस्टोरियंस का। They also conducted archaeological excavations which led to discovery of ancient Indian sites and artifacts। जो भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, जैसे हरप्पन कल्चर है या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम जानते हैं, और जो भी इसकी साइट्स हैं इनका एक्सकेवेशन हुआ, वो भी ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। और इसके कारण ही जो आज के इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत ही वैल्यूएबल डेटा मिलता है ताकि वो हमारी हिस्ट्री को जो है वो लिख पाएँ। राइट, ये तो हो गया किसका? कॉलोनियलिस्ट व्यू जो है इंडियन हिस्ट्री का। अब हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस थे उनका क्या अप्रोच था, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। ऑब्वियसली जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब इतना नेगेटिव बोला इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो यहाँ के जो इंडियन स्कॉलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा क्या था? गुस्सा था कि ये जो हमारी जो हिस्ट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं, हम लोगों को एक तरह से इन्फीरियर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन स्कॉलर्स वर अर्ग्ड विद कॉलोनिस्ट डिस्टॉर्शन ऑफ देयर पास्ट। दे ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट हिस्ट्री टू मेक केस फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनका एम क्या प्राइमरली क्या था कि एक हम इस तरह से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें ताकि इंडियंस में एक सेंस ऑफ प्राइड आ सके, यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं वो हो सकें, और हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट की फीलिंग आए कि हम खुद से खुद को रूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ही हमको रूल करके सही कर सकते हैं, हम खुद से भी खुद को रूल कर सकते हैं। ओके, दे हेल्प टू क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी अमंग इंडियन पीपल। इन्होंने लोगों में नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करी। दे एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज। इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले कुछ था नहीं, बहुत ही अच्छा, भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। यहाँ का कल्चर बहुत ही रिच रहा है, यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जो है यहाँ की चीज़ें पसंद करी जाती थी। ओरिएंटल गुड्स जितने भी थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हमारे गुड्स आते थे वो लग्जरी आइटम्स कंसिडर किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज by highlighting India's glorious past, they inspired a sense of pride and confidence among people, which ultimately helped to unite them in their struggle for independence। हुआ क्या कि जो लोगों में इन्होंने सेंस ऑफ प्राइड और कॉन्फिडेंस डेवलप किया, उसने लोगों को एकजुट किया और अल्टीमेटली लोग इकट्ठा हो सके। उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड जब आया कि हाँ हम भी खुद से खुद को रूल कर सकते हैं, तो वो सब एकजुट हुए और इंडियन जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, next part is they challenged the colonial era stereotypes about Indian society culture that India was a backward and primitive society। तो इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे उनका जो एक व्यू था कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, इसका पूरी तरह से इन्होंने खंडन किया, बिल्कुल इसको नकार दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी बहुत एडवांस सोसाइटी थी और वो थी भी। जैसा कि आप देखते हैं कि हरप्पन कल्चर जो था वो उस टाइम पे बर्न्ट ब्रिक का यूज़ करता था और क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे पैटर्न से, ज्योमेट्रिकल पैटर्न से रोड्स हुआ करती थी, और ग्रेट बाथ हो गया या ग्रीनरीज हो गई, सबका डेवलपमेंट बहुत पहले हो चुका था। इट वाज अ अर्बन कल्चर। सोचिए कितना पहले 2500 BC की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पे एक अर्बन कल्चर हुआ करता था हमारे यहाँ। तो इट वाज नेवर ए बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव सोसाइटी। कुछ कमियाँ रहीं ऑब्वियसली, वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन हाँ अदरवाइज देखा जाए तो ओवरऑल इट वाज ए वेरी रिच कल्चर।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन स्कॉलर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंडियंस possessed एक्सपर्टीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन समझा ही नहीं कि क्या होता है, हम लोग इनफैक्ट बहुत एक्सपर्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है, उसमें प्रॉपरली ये बताया गया है कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हेम। अब यहाँ से मैं कुछ जो है हिस्टोरियंस का नाम भी आपको बताऊंगा जिनको आप मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं, तो आपको एक प्लस पॉइंट जो है वो ज़रूर मिलेगा इसके लिए, क्योंकि आप कभी भी किसी हिस्टोरियन का नाम ऐड करते हैं, आप बातें कर रहे हैं अच्छी बात है, बट कुछ ना कुछ आपको फैक्चुअल डिटेल डालनी ही पड़ती है अपने आंसर में, जिससे कि आपका आंसर जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट लगे, ये लगे कि हाँ ये बंदा जो है वो कुछ फैक्ट्स के साथ में बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ द हिस्टोरियन जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हेमचंद राय चौधरी। ही रिकंस्ट्रक्टेड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 10th सेंचुरी BC, जो कि महाभारत का टाइम वॉर का टाइम था, टू द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, तो 10th सेंचुरी BC से लेके गुप्ता एम्पायर तक का इन्होंने जो हिस्ट्री वो रिकंस्ट्रक्ट करी। ही अडॉप्टेड कंपैरेटिव इनसाइट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने इसमें यूरोपियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर किया एक तरह से। ओके, सो नेक्स्ट इज नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री जो थे, ये emphasized द कल्चरल सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड ऑल्सो हाईलाइटेड द हार्मनी दैट प्रिवेल्ड इन अर्ली इंडियन सोसाइटी। ओके, इन्होंने जो ब्राह्मण थे उनकी सुप्रीमेसी को जो है वो एम्फेसाइज किया, उसके ऊपर गौर किया, और जो इंडियन सोसाइटी में जो पीस एंड हार्मनी थी उसके ऊपर इन्होंने हाईलाइट किया। राइट, नेक्स्ट इज RC मजूमदार। इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है। विथ सम एलिमेंट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म इन हिज राइटिंग। इनकी जो राइटिंग थी उसमें कुछ हिंदू रिवाइवलिज्म के भी एलिमेंट्स थे, ये ध्यान रखिएगा। ही emphasized द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पीपल टू कंट्रीज कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यहाँ के लोगों का यहाँ के कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या क्या वो कंट्रीब्यूशन रहा है, इस पर इन्होंने emphasize किया इनको। नेक्स्ट पॉइंट इज others tried to prove that Indian caste system, in spite of its peculiarities, was not different from the class system in pre-industrial and ancient societies of Europe। ये बात ध्यान देने वाली है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, जो यहाँ जो कॉलोनिस्ट हिस्टोरियन थे उनका एक व्यू था कि यहाँ के लोगों में बहुत सारी कमियाँ हैं, यहाँ की सोसाइटी में बहुत सारी कमियाँ हैं, कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। बट जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये रिवील किया कि यहाँ का जो कास्ट सिस्टम था, मानते हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं था, बट ऐसा नहीं कि यूरोपियन सोसाइटी में कुछ कमी नहीं थी। यूरोपियन सोसाइटी में यहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता था तो वहाँ पर क्लास सिस्टम चलता था। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उससे पहले जो एंशिएंट यूरोपियन सोसाइटीज़ थी वहाँ पर क्लास सिस्टम चलता था, जो कहीं ना कहीं आज भी वहाँ प्रिवेल करता है। राइट, अब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमने अभी देखी इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में, वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही थी कि इन्होंने हमारे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। कुछ चीज़ें ऐसा भी है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या कमियां रहीं, तो वो भी चीज़ हम लोग एक बार देख लेते हैं। वन साइडेड एंड ओवरली पॉजिटिव व्यू। कभी कभी क्या हो जाता था कि ये हिस्टोरियंस अपने एंशिएंट जो इंडियन सोसाइटी थी उसको मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव बता दे रहे थे कि मतलब वो एक तरह से उसकी कमियों को नकार देते थे, वो कुछ मानने को ही नहीं तैयार होते थे कि इसमें कुछ कमियां भी थी। और आइडियोलॉजिकल बाइसेस भी थे, मतलब जो जिस आइडियोलॉजी का था उसने उस तरह की हिस्ट्री को शो किया। ठीक है, नेक्स्ट इज दे नेग्लेक्टेड द डाइवर्सिटी एंड ओवररिलायंस ऑन द लिटरेरी सोर्सेस। उन्होंने बहुत ज़्यादा सोर्सेस के ऊपर डिपेंड, ज़्यादातर लिटरेरी सोर्सेस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे इंडियन हिस्टोरियंस जो थे। और ये बात बहुत अच्छे से हमको समझ लेनी चाहिए कि लिटरेरी सोर्सेस ज़्यादातर एग्जैजरेटेड होते हैं, मतलब जो भी हिस्ट्री लिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से सही हो। कभी कभी क्या होता था कि कोई हिस्टोरियंस ऐसे होते थे कि जो किसी राजा के बारे में बहुत एग्जैजरेट करके बताते, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि हाँ इनके पास इतने हज़ारों की सेना थी, लाखों की कहते हैं हाथी घोड़े थे, ये चीज़ें वो बढ़ा के बताते थे, यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा था। और ये चीज़ें जब लिटरेरी सोर्सेज उस टाइम के, उनकी भाई मजबूरी रही होगी उस टाइम पे लिखना कि सब हमको पॉजिटिव ही लिखना है, अदरवाइज जो है वो राजा जो है वो नाराज़ हो सकता है, तो उनकी उस टाइम पे मजबूरी रही होगी उसके बारे में सब अच्छा लिखना। और उन्हीं सोर्सेज पे अगर हम पूरी तरह से रिलाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो एक कंप्लीट व्यू नहीं मिल पाएगा, एक हॉलिस्टिक जो है कह सकते हैं हम एक तरह से हमारा
कवरेज नहीं हो सकेगा, हिस्ट्री को हम पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए हिस्ट्री को जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए विद सम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, सम जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हम एक्सकेवेशन के दौरान हमको चीज़ें मिलती हैं, कैसी वहाँ पे सोसाइटी रही है, क्या वो जो लिखा हुआ है लिटरेरी सोर्सेस में वो पूरी तरह सही है या नहीं सही है। इसको हम आगे भी चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरह से लिटरेरी सोर्सेस को अदर सोर्सेस से कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज दे इग्नोर्ड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स। जो यहाँ पर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे इंडियन सोसाइटी के, उनको इन्होंने बिल्कुल ही हाईलाइट किया ही नहीं। यहाँ पर इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो हुआ करते थे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करी। सभी कुछ पॉजिटिव देखा, बताया ना मैंने कि ओवरली पॉजिटिव व्यू था एक तरह से, राइट। नेक्स्ट इज मोस्ट राइटर्स डिड नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू साउथ इंडिया। ये एक बहुत ज़्यादा कमी रही है कि जब भी कोई नॉर्थ इंडिया का हिस्टोरियन, इनफैक्ट साउथ इंडिया के भी हिस्टोरियन जो होते थे वो हिस्ट्री को मेनली नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही देखते थे। साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करी गई है, आप देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो इवेंट्स मानते हैं हम लोग वो नॉर्थ इंडिया के ही हम कंसिडर करते हैं, बट ऐसा रियल में होता नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया की भी हिस्ट्री बहुत रिच हिस्ट्री है, वहाँ का कल्चर बहुत रिच है, तो इसलिए उसके बाद उसको भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए, राइट। Some even manipulated or distorted the historical evidence to support their ideological agenda। यानी कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस थे उनको मैनिपुलेट तक करने की कोशिश करी इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर आइडियोलॉजिकल एजेंडा, राइट। जबकि हिस्टोरियंस को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री को जब आप अपने किसी आइडियोलॉजी में क्या लपेट देंगे तो वो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती। लास्ट पॉइंट इज इफ यू मैग्नीफाइड द रोल ऑफ रिलीजन एंड बिलीव दैट एवरीथिंग गुड एंड ग्रेट ओरिजिनेटेड इन देयर कंट्री। कुछ तो यहाँ तक मतलब जो है वो उन्होंने रिलीजन और को इस तरह से रिलीजन का जो रोल है वो इस तरह से मैग्नीफाई कर दिया, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि उन्होंने कहा मतलब उनके हिसाब से हर एक चीज़ जो अच्छी थी, जो मतलब ग्रेट थी, वो उनकी ही मतलब हमारे ही देश में जो है वो ओरिजिनेट हुई। ऐसा सुनने में अच्छा लगता है बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी सिविलाइजेशन, हम कह सकते हैं हमारी सिविलाइजेशन अच्छी थी बट बेस्ट थी या हर चीज़ उसकी अच्छी थी, ऐसा जो है वो सोचना, एक तरह से हमारी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर करना, ये हमारी हिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी हेल्दी साइन नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट रहे, हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, राइट। कॉलोनिस्ट जो अप्रोच थी इंडियन हिस्ट्री की वो देखी, उनका कंट्रीब्यूशन देखा, ये समझा कि किस तरह से यूरोपियन जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन कल्चर को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी, यहाँ की कमियों को ज़्यादा दिखाया और अच्छाइयों को छुपाने की कोशिश करी और ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी क्या अप्रोच रही, कैसे उन्होंने जो गलत चीज़ें जो यूरोपियन राइट हिस्टोरियंस के द्वारा दी गई, बताई गई, उसको कैसे उन्होंने नकारा, कैसे उन्होंने पॉजिटिव्स जो थे वो इंडियन सोसाइटी के वो सामने लाए। बट उसी बहाव में कह सकते हैं कि वो कुछ मतलब निगेटिव चीज़ें जो थी इंडियन सोसाइटी की वो भी नेगलेक्ट करते चले गए, जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी चीज़ नहीं है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।